नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फंड ट्रिक्स में। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं DFPR रूल्स की सीरीज, यानी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, DFPR रूल्स आर इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? DFPR रूल्स किस डेट से इफेक्टिव हैं? ए 1/8/1978, बी 1/6/1972, सी 1/1/1922, डी 12/10/2005 एंड द राइट आंसर इज ए 1/8/1978। एक बार देख लेते हैं। DFPR रूल्स आर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 1978। तो DFPR हमारे कब से इफेक्टिव है? 1 अगस्त 1978 से। इसको कैसे याद रखेंगे? अगस्त में हमारा पड़ता है सावन का महीना, तो ऐसे याद रख लो DFPR रूल्स जो है सावन के महीने में स्टार्ट होते हैं। और 8 यानी कि 8th मंथ में है अगस्त में, तो 78 में उसको उसे याद रख सकते हैं। दूसरा 12/10/2005 जो हमारा दूसरा ऑप्शन था वो है RTI एक्ट की डेट। हम लोगों ने RTI वाले में पढ़ा था कि 15 जून से हमारा RTI को स्टार्ट किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 से फुल फ्लेज स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है 1/6/1972, ये है लीव रूल्स के लिए। इसका भी हमने ट्रिक देखी थी लीव रूल्स वाली सीरीज में कि 1 जून से बच्चे छुट्टी पर जाते हैं स्कूल में, स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती है तो नाना नानी के यहाँ जाते हैं, छुट्टियाँ पड़ जाती हैं 1 जून से। तो 1 जून से यानी कि, और 72 का याद किया था 72 को 72 सिंह बन के घूमो, यानी कि 1 जून से आपकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तो 72 सिंह बन के घूमो। तीसरा 1/1/1922, ये FRSR रूल है। ये भी हमने FRSR में ट्रिक याद की थी कि 1 जनवरी 1922, इसको हम याद रखेंगे कि हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था 1922 में जो हुआ था, वो एक फंडामेंटल शिफ्ट था इंडियंस के माइंडसेट में। इंडियंस के लिए फंडामेंटल रूल्स बने थे उस टाइम पर, और वो हमारा जनवरी से हम उसको फर्स्ट डेट से ले लेंगे। और इनके डिटेल्स जो हैं वो इनकी सीरीज़ में अच्छे से ट्रिक को एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, DFPR रूल्स आर एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ। DFPR रूल्स जो है कौन से एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होते हैं? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स अब्रॉड, बी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, सी मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डी नन ऑफ द अबव एंड द राइट आंसर इज डी नन ऑफ द अबव। ये सारे के सारे गलत हैं, इनमें किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एक बार देख लेते हैं। DFPR रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स अब्रॉड, 2 मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, 3 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 4 रेलवेज, 5 डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, 6 स्पेस एंड ट्रिक इज दी ग्रेट्स। इसको हमें याद रखना, दी ग्रेट्स, ये ग्रेट लोग हैं तो DFPR जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो डी से डी यानी डी ग्रेट्स, GRATS। और इसको कैसे रखना? डी से डिफेंस, जी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, आर से रेलवे, ए से एटॉमिक एनर्जी, टी से टेलीकॉम, एस से स्पेस। तो दी ग्रेट्स को याद रखोगे तो आपका बन जाएगा DFPR रूल्स कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अंडर DFPR। DFPR में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की डेफिनेशन होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। 2, any department may also specify an authority as head of department. 3, minimum grade of an HOD is not lower than that of a joint secretary. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above and the right answer is A1 and 2 only। मिनिमम ग्रेड जो होती है वो जॉइंट सेक्रेटरी नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का होता है ऑफिसर, जिसको हम HOD बना सकते हैं। देख लेते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एनी अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। ठीक है, तो पहले तो कौन होगा? जो शेड्यूल 1 है, DFPR के शेड्यूल 1 में जो आते हैं वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को डिफाइन किया गया है। एंड इंक्लूड सच अदर अथॉरिटी एज द डिपार्टमेंट में स्पेसिफाई एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और इसके अलावा डिपार्टमेंट चाहे तो किसी और अथॉरिटी को भी अपने रूल्स में इंक्लूड करके उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोजीशन को अलॉट कर सकता है। ही शुड बी द हेड ऑफ एनी आइडेंटिफिएबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो किसी आइडेंटिफिएबल ऑर्गेनाइजेशन का हेड होना चाहिए। द मिनिमम ऑफ हिज ग्रेड इज नॉट लोअर देन दैट ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी। कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेड ऑफ ऑफिस अंडर DFPR। अब क्वेश्चन आता है कि हेड ऑफ ऑफिस क्या होता है, तो हेड ऑफ ऑफिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं। 1, ही इज एन अथॉरिटी अंडर रूल 14 ऑफ DFPR। He should be a gazetted officer. Options are A1 only, B2 only, C1 and 2 only, D none of the above and the right answer is C 1 and 2 both। यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हेड ऑफ ऑफिस इज एन अथॉरिटी हु इज अ गैजेटेड ऑफिसर डिक्लेयर्ड एज सच अंडर रूल 14 ऑफ DFPR। ठीक है, DFPR के रूल 14 जो है वो डिफाइन करता है हेड ऑफ ऑफिस को, शेड्यूल 1 डिफाइन करता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, subordinate authority is the department in the department of central government or any other authority who is subordinate to the minister concerned। ठीक है, सबॉर्डिनेट अथॉरिटी क्या होती है किसी भी डिपार्टमेंट में?
इस पर क्वेश्चन है कि ये मिनिस्टर जो होता है उसके सबऑर्डिनेट जो होती है उसको सबऑर्डिनेट अथॉरिटी बोलते हैं। ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज बी फॉल्स, एक गलत है। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इज द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी हु इज सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी क्या होती है? जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट मतलब सेक्रेटरी के पास जो पावर्स होती हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी हु इज सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर साइन करते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर सारे डिसीजंस लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन की मीनिंग कौन सी सही है इसमें से? ए, द असाइनमेंट टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। बी, मैचिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द बैलेंस शीट ऑफ द डिपार्टमेंट। सी, एक्सपेंडिचर इन अप्रोप्रिएट वे एज सैंक्शनड इन द ग्रांट। डी, ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ए, द असाइनमेंट टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स इंक्लूडेड इन प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये होता है हमारा एप्रोप्रिएशन की मीनिंग। Appropriation means the assignment to meet specified expenditure of funds included in a primary unit of appropriation। तो appropriation क्या होता है कि प्राइमरी यूनिट ऑफ appropriation होती है, उसमें फंड को अलॉट करना। क्या होते हैं? हमारी अलग अलग प्राइमरी यूनिट ऑफ appropriations होती हैं, जिसमें कि जिसे हम अलग अलग हेड बोलते हैं। सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, या हमारा मेडिकल हुआ, मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ, इस तरह के अलग अलग हेड होते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, जिनसे कि उसी फंड के लिए पैसा उसी काम के लिए जाता है, और इनमें जब फंड को ट्रांसफर किया जाता है दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। असाइनमेंट टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर, असाइनमेंट पैसे को जो असाइन करते हैं इस काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अनदर सच यूनिट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन के एक से दूसरी में ट्रांसफ़र जो फंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैसे कभी कभी क्या होता है डिपार्टमेंट में जो पैसा होता है अलग अलग प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में पड़ा रहता है। जैसे कि मेडिकल में पड़ा रह गया, कुछ पैसा सैलरी में है, कुछ पैसा आपका रिक्रिएशन में पड़ा हुआ है। इस तरह से अलग अलग हेड जिसे बोलते हैं हम, उसमें पैसा पड़ा होता है और प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अब उसमें कभी कभी क्या होता है कि एक हेड में पैसा खत्म हो जाता है लेकिन दूसरे में एक्सेस पड़ा रहता है अनयूटिलाइज। जैसे मेडिकल में पैसा खत्म हो गया, लोगों को ज़रूरत है लेकिन डिपार्टमेंट का फंड नहीं है, लेकिन दूसरा रिक्रिएशन है उसमें पैसा पड़ा हुआ है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? उस पैसे को वहाँ से निकाल के दूसरे हेड में शिफ्ट कर देता है और वहाँ से उस एक्सपेंडिचर को मीट कर लेता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ए, पब्लिक वर्क, बी, रीएप्रोप्रिएशन, सी, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, डी, सेकेंडरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, एंड द राइट आंसर इज बी, रीएप्रोप्रिएशन। रीएप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि एक यूनिट से पैसे को निकाल कर दूसरे यूनिट में या एक हेड से दूसरे हेड में शिफ्ट करना। Reappropriation means transfer of funds from one primary unit of appropriation to another such unit। ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में पैसे को शिफ्ट करना ही रीएप्रोप्रिएशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पब्लिक वर्क्स। पब्लिक वर्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, पब्लिक वर्क इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वर्क फॉर पब्लिक। 2, पब्लिक वर्क मीन्स सिविल वर्क एंड इरीगेशन, नेविगेशन, एम्बैंकमेंट एंड ड्रेनेज वर्क। Options are A, 1 only, B, 2 only, C, 1 and 2 both, D, none of the above, and the right answer is C, 1 and 2 both। दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। तो पब्लिक वर्क का मतलब क्या होता है कि पब्लिक के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, जो यूटिलिटी होती है जिसे पब्लिक यूज़ करती है अपने काम के लिए, और उसमें क्या होता है? इरीगेशन होता है, नेविगेशन होता है, एम्बैंकमेंट होता है, या ड्रेनेज सिस्टम का वर्क करना, फ्लाईओवर्स, जितना भी काम होता है सब पब्लिक वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ एक्सपेंडिचर। जो पावर ऑफ एक्सपेंडिचर होता है किसी डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर लिमिटेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। 2, अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कैन सैंक्शन एडवांस ऑफ पब्लिक मनी इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ, रूल, जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 3, a subordinate authority cannot sanction a new expenditure which is increased expenditure in future unless the entire expenditure is scrutinized and approved by the secretary of that department। Options are A, 1 only, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, all of the above, and the right answer is A, 1 and 2 only। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एक बार देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ एक्सपेंडिचर। No expenditure should be incurred except on the legitimate object of public expenditure। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो तो उसका जो लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि
जो हेड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से उसकी एंट्री होती है उस काम के लिए, और वो हेड जो ऑब्जेक्ट होता है उसी काम के लिए होता है, वहीं से उसका एक्सपेंडिचर को आप मीट कर सकते हो। सबॉर्डिनेट अथॉरिटी यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट, हमने पढ़ा था ना सबॉर्डिनेट अथॉरिटी क्या होती है, यानी डिपार्टमेंट, कैन सैंक्शन एडवांस ऑफ पब्लिक मनी एक्सपेंडिचर ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और बाय एनी रूल और जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट और बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एडवांस सैंक्शन जो होता है उसकी परमिशन नहीं होती है, आपको बाद में करना होता है, लेकिन अगर आपको करना है तो आपके या तो कोई लॉ होना चाहिए उसके रिगार्डिंग, या फिर आपके कोई रूल होना चाहिए, या कोई प्रेसिडेंट का ऑर्डर होना चाहिए, या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको ऑथराइज किया हो, तभी आप एडवांस सैंक्शन कर सकते हो। अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर गिवन इन प्री पैरा, यानी कि ऊपर वाला पॉइंट जो है, to sanction a new expenditure involving a new policy or principle which is likely to lead increased expenditure in future unless the entire expenditure is scrutinized and approved by the Minister of Finance। अगर आप किसी ऐसी पॉलिसी पर खर्चा कर रहे हो कि अभी तो आपके पास फंड है लेकिन फ्यूचर में उससे और भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इंक्रीज होगा, तो ऐसे प्रपोजल को आप पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास भेजोगे, उनका अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद ही कर सकते हो। अननेसेसरी का खर्चे वाला काम आप नहीं कर सकते हो। जैसे आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट पर पैसा लगा दिया कि अभी तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो लेजिटिमेट हेड है, वहाँ से मीट हो जाएगा, लेकिन अगले साल जो है उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और तब आपको और पैसे की जरूरत होगी, तो फिर आप बाद में बोलोगे कि आपने पिछली साल क्यों नहीं बोला था, कि पिछली साल तो हमने किया था, लेकिन पिछली साल तो आपका पुराने हेड में जो था पैसा उससे मीट हो गया था, लेकिन इस साल आप एक्सपेंडिचर बढ़ गया इसी प्रोजेक्ट पे, आप प्रोजेक्ट बंद भी नहीं करोगे। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेजते हैं प्रपोजल को, उन्होंने अप्रूव कर दिया, दैट मीन्स कि वो अगली बार उसके लिए पैसा खुद ही दे देंगे, उन्होंने अप्रूव कर दिया, वो सेटिस्फाइंग है तो अगली बार वो पैसा दे देंगे। जो ग्रांट आप डिमांड करोगे ग्रांट की, उसमें पैसे को इंक्लूड कर देना और वो उसको सैंक्शन कर देंगे। तो इस तरह से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रेजिडरी पावर्स इन फाइनेंशियल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू एनी अदर अथॉरिटी इज वेस्टेड विद, यानी कि जो रेजिडरी पावर्स होती हैं, यानी वो पावर जो कहीं डिफाइन नहीं है किसी रूल्स वगैरह में, ऐसी फाइनेंशियल मैटर्स में जो पावर होती हैं वो किसके पास होती हैं? ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी DARPG, सी यूनियन कैबिनेट, डी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। एंड द राइट आंसर इज ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पीछे भी हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये अप्रूवल चाहिए होता है हर चीज़ में। तो जो फाइनेंशियल मैटर की जब भी बात आएगी तो सारा मैटर जो डील किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ही किया जाएगा। DARPG जो आपका होता है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए होता है, वो फाइनेंशियल मैटर के लिए नहीं होता है। यूनियन कैबिनेट जो है वो कैबिनेट डिसीजन के लिए होती है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अपने फंक्शंस होते हैं। ऑल फाइनेंशियल पावर्स नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू एनी अदर अथॉरिटीज वेस्टेड विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कोई भी फाइनेंशियल पावर जो कि स्पेसिफिकली डिक्लेयर नहीं है उनको वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती हैं, और ऐसी पावर्स को हम रेजिडरी पावर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन एक्सपेंडिचर अगेंस्ट एनी सैंक्शन कैन बी इनकर्ड व्हेन। ठीक है, किसी भी सैंक्शन के अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर कब इनकर करते हैं? ए फंड्स अलॉटेड बाय वैलिड अप्रोप्रिएशन, बी एडवांस फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, सी ईदर ए और बी, डी नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज सी ईदर ए और बी, यानी ए और बी दोनों में से किसी के भी साथ कर सकते हो। अब देखो, आपने पैसा इनकर कर दिया, आपने कोई सैंक्शन निकाला लिया कि सपोज हम यहाँ पर एक रोड बनवाएंगे, अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो तो, या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपने कर लिया। अब जब आपको पैसे निकालने का नंबर आया तो आपको कैसे निकालोगे पैसे को? उसके दो तरीके हैं, या तो वैलिड अप्रोप्रिएशन कि उस हेड से, जिस हेड का पैसा है एक्सपेंडिचर है, उसी हेड से पैसे को निकाल लो। अगर वो नहीं है तो आपके पास कंटिजेंसी फंड होता है, वहाँ से एडवांस निकाल लो, और जब आप जो है ग्रांट के लिए अप्लाई करोगे और ग्रांट्स आपको मिल जाएंगी तो उसके बाद जो है उस कंटिजेंसी फंड के पैसे को वापस उसमें डाल दोगे, वापस उसे रिप्लेनिश कर दोगे। इफेक्ट ऑफ सैंक्शन, नो एक्सपेंडिचर अगेंस्ट एनी सैंक्शन कैन बी इनकर्ड अनलेस फंड्स आर अलॉटेड बाय वैलिड अप्रोप्रिएशन, और या फिर एडवांस फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यानी दो ही तरीके होते हैं कि या तो आपके पास पैसे होने चाहिए, जैसे घर में होता है, या तो आपके पास पैसे होने चाहिए, या आप कहीं से लेकर आओगे, अरेंज करोगे इमरजेंसी में और खर्च करोगे, और बाद में जब आपका पुराना पैसा आ जाएगा जिस काम के लिए रखा हुआ था तो आप उस पैसे को वापस उसमें डाल दोगे। तो बस वही तरीका इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ सैंक्शन फॉर रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अब रिकरिंग एक्सपेंडिचर यानी कि जो एक्सपेंडिचर एक बार में नहीं होता, बार बार होता है, फ्रिक्वेंटली होता रहता है। जैसे कि सैलरी एंड वेजेस की बात ही कर लेते हैं, हर महीने सैलरी आपको देनी होती है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, it becomes effective when the funds are available by valid appropriation. 2, it may be met by the advance from contingency fund of India. 3, it remains effective for subsequent years till the funds are available. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above। and the right answer is D all of the above। सारे statements सही हैं।
अ सैंक्शन फॉर रिकरिंग एक्सपेंडिचर बिकम्स इफेक्टिव, ठीक है। अ सैंक्शन जो होता है रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए कब होता है, देखो दो पॉइंट तो आपके पुराने वाले वही हो गए कि फंड्स आर अवेलेबल बाय वैलिड एप्रोप्रिएशन, ठीक है, किसी वैलिड हेड में पैसे होने चाहिए। दूसरा आपका एडवांस निकाल लो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रिमेन्स इफेक्टिव फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो इसको हम जितने टाइम के लिए हम करा लेते हैं तो फिर वो होता रहता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। जैसे अगर आप सैलरी की बात करो तो सैलरी का आपने एक बार करा लिया, हर बार थोड़ी ना प्रपोजल भेजते हो कि इतने लोगों को हम इतनी इतनी सैलरी दे रहे हैं कि हम दे दें, बार बार थोड़ी ना नोटिंग होती है उसकी, वो तो आपका फिक्स है। तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, आपके सैलरी हेड में पैसा जब तक रहेगा हर महीने उसको जो है पेमेंट देते रहेंगे हम उसमें से। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। प्राइमरी ऑफ यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, इट इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अगेंस्ट विच अ प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट। 2, आफ्टर पासिंग ऑफ अ ग्रांट बाय पार्लियामेंट द एप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड। 3, after the assent of the president, the bill becomes appropriation act authorizing union executive to draw money from consolidated fund of India. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। सारे statements सही हैं। Primary unit of appropriation. Primary unit of appropriation means a subhead or standard object against which a provision for expenditure exist। ठीक है, हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट में से पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है वहाँ से पैसे को खर्च किया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी यूनिट क्या होगी, आपकी सब हेड हो गया, ठीक है, जिसमें से कि आपके पैसे को है जहाँ से निकाला जाता है उस पर्टिकुलर उसका सब्जेक्ट होता है और जो और उसका ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैसे को जो है ड्रॉ किया जाता है। आफ्टर पासिंग ऑफ अ ग्रांट बाय पार्लियामेंट द एप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड, ठीक है। अब पार्लियामेंट क्या करती है, ग्रांट सारी मिनिस्ट्रीज की उसके पास जाती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना के जो है पार्लियामेंट को दे देती है। पार्लियामेंट जो है पार्टी जो होती है, रूलिंग पार्टी जो होती है, वो आपका ग्रांट के लिए करती है, पास कर जाती है। ग्रांट जो पास हो जाती है वो सिर्फ लोकसभा से ही पास होती हैं, दोनों हाउसेस का तो उसमें कोई रोल होता नहीं है, एक ही हाउस से पास होनी होती है, तो जो है ईजिली पास हो जाती हैं। और उसके बाद जो है एप्रोप्रिएशन बिल जो है पास हो जाता है, तो उसके बाद जो है ग्रांट को जो है ग्रांट के बाद एप्रोप्रिएशन बिल को ले आया जाता है। वैन इट इज पास्ड एंड अजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट इट बिकम्स एप्रोप्रिएशन एक्ट। कोई भी बिल को जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है, तो एप्रोप्रिएशन बिल भी जो हमारा एक्ट बनता है प्रेसिडेंट के साइन के बाद। इट बिकम्स एप्रोप्रिएशन एक्ट ऑथराइजिंग यूनियन एग्जीक्यूटिव टू ड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जितने अमाउंट की आपकी ग्रांट पास हुई है उतने अमाउंट को आप जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उस पैसे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सकते हैं। तो क्या हमारा हुआ कि सबसे पहले मिनिस्ट्री अपनी डिमांड भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को देगी, पार्लियामेंट उसी ग्रांट को पास कराएगी, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अब यूनियन जो है एग्जीक्यूटिव है उसमें से पैसे को निकालने के लिए ऑथराइज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सब हेड। सब हेड से रिगार्डिंग कौन सा स्टूडेंट सही है। 1, this includes provision for both voted expenditure but not the charged expenditure which is dealt with separate expenditure. 2, there are 27 subheads. 3, the Minister of Finance is competent to add, delete the entire set of primary unit of appropriation but cannot modify it or reset. Options are A1 and 2 only, B2 only, C3 only, D all of the above, and the right answer is B2 only। यानी कि 1 and 3 दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। एक बार देख लेते हैं। After drawal of money from consolidated fund of India by Ministry of Finance, the funds are distributed among departments as per their demands of grants as approved by Parliament। ठीक है, जब एक्ट बन गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने की परमिशन मिल गई प्रेसिडेंट के साइन के बाद, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उस पैसे को निकाल लेती है और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सारे डिपार्टमेंट को, जितनी जितनी जिसकी डिमांड होती है उतना उनको मिल जाता है। This is distributed under various subheads, standard objects against which the provision for expenditure exists and such expenditure is accounted for। अब पैसे को ऐसे नहीं कि आपको आपकी मिनिस्ट्री की डिमांड है 70 करोड़ रुपए की, 70 करोड़ आपको दे दिया। ऐसे आप जो डिमांड भेजते हो उसमें आप भेजते हो कि सैलरी हमारी आएगी 30 करोड़ रुपए की, 20 करोड़ का हमारा मेडिकल एक्सपेंडिचर है, 10 करोड़ का हमारा रिक्रिएशन के लिए है, 5 करोड़ हमारी न्यू पॉलिसीज़ के चाहिए। तो उन हेड में जो है पैसा जाएगा जिससे कि आप उस पैसे को उसी काम के लिए खर्च कर सको, दूसरे काम में खर्च ना कर पाओ।
और अगर फिर आपका एक, जो हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर एक ऐड में पैसा कम पड़ जाता, दूसरे में ज़्यादा होता, तो फिर से आप प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेजते हो कि हमारे इस ऐड में पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है, हमारा बच जाएगा, और इस ऐड में शॉर्टेज पड़ी हुई है, इस ऐड से इसमें शिफ्ट कर दो। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल दे देती है, तो फिर आप उसको उस ऐड में शिफ्ट कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, ईच सब हेड अगेंस्ट विच द प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट इज कॉल्ड प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। हर एक सब हेड होता है जिसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट करता है, उसको प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन कहते हैं। दिस इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर बोथ वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था कि ओनली फॉर वोटेड एक्सपेंडिचर, नॉट फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर। वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर दोनों के लिए होता है। अब फ़र्क क्या होता है वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर? चार्ज एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि आपका फिक्स होता है, हर बार होता है, इसके लिए वोटिंग करनी जरूरी नहीं होती है। जैसे सैलरी होती है एग्जीक्यूटिव्स की, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की, पार्लियामेंटेरियंस की, इन सब के लिए जब बिल आता है तो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। सबको पता है कि इसकी इतनी सैलरी है, उसके लिए वोटिंग कराना सबकी फिक्स है पहले से ही, उसका कंसोलिडेट किया, पैसा निकाली, उसे बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट कोई न्यू पॉलिसी लेकर आती है और उस पर रिपोर्ट देती है पार्लियामेंट को कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी कि हाँ भाई इस पॉलिसी के लिए इतना पैसा डालना चाहिए, सही है कि नहीं है। आप पैसा डालोगे उसके लिए तभी जबकि आपका पार्लियामेंट से पास हो जाएगा। पार्लियामेंट से जब पास कैसे होगा? वोटिंग होगी, तो वो होता है हमारा वोटेड एक्सपेंडिचर। तो जो हमारा जो पैसा आता है सब एड्स में, वोटेड और चार्ज दोनों इंक्लूड होता है उसमें। और ऐसे 27 सब हेड्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पैसे बना रखे हैं 27 सब हेड्स है जिसके अंदर के पैसा जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज कॉम्पिटेंट टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई और रीसेट द एंटायर सेट ऑफ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चाहे तो उसमें और पैसा बढ़ा सकती है, पूरी डिमांड को ही कैंसिल कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, रीसेट कर सकती है, सब कुछ कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऐसा नहीं कि ये कर सकती है वो नहीं कर सकती। जैसे क्वेश्चन में था कि कैन ऐड और डिलीट द एंटायर सेट ऑफ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन बट कैन नॉट मॉडिफाई और रीसेट। ही गलत है, कुछ भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में से कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन सर ए ओवर टाइम अलाउंस, बी मोटर व्हीकल, सी ऑफिस एक्सपेंसेस, डी ब्रांडिंग। एंड द राइट आंसर इज डी ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के लिए कोई हेड नहीं होता, कोई सब हेड नहीं होता, और बाकी ऊपर वाले तीनों हैं। तो फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी यूनिट्स देखो कौन कौन से: सैलरी, वेजेस, डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, पब्लिकेशन, मेजर वर्क्स, राइट ऑफ लॉसेस, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ लॉसेस आपके जो होते हैं अनरिकवरेबल होते हैं, तो उसको राइट ऑफ भी करना होता है। आपका फर्नीचर ख़राब हो गया, बारिश में आंधी तूफान आ गया, उसमें कुछ सामान टूट गया, बिल्डिंग डैमेज हो गई, तो लॉस हो गया ना, तो क्या करोगे? राइट ऑफ ही तो करोगे, और क्या ऑप्शन बचता है? मोटर व्हीकल, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सस्पेंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन के। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। अब वो क्लासिफिकेशन होता है उसमें रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जिसमें सही नहीं है? ए मेजर हेड, बी सब मेजर हेड, सी माइनर हेड, डी सब माइनर हेड। एंड द राइट आंसर इज डी सब माइनर हेड। सब माइनर हेड नाम का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अब कौन से देख लेते हैं। देयर 6 टियर क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन का 6 टियर क्लासिफिकेशन होता है। कौन कौन सा होता है? मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड। माइनर हेड के बाद सब माइनर हेड नहीं है, सब हेड है। उसके बाद डिटेल्ड हेड और ऑब्जेक्ट हेड। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसे? मेजर साहब, माइनर साहब के डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो मेजर साहब क्या है? मेजर हेड, साहब मतलब साहब सब मेजर हेड, माइनर साहब माइनर मतलब माइनर हेड, साहब मतलब सब हेड। इस बार माइनर है तो माइनर हट जाएगा, सब हेड हो जाएगा सिर्फ। और डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव यानी डिटेल्ड हेड और ऑब्जेक्ट हेड। एक्सपेंडिचर विल अपीयर इन द ऑब्जेक्ट हेड इंस्टीड ऑफ सब्जेक्ट हेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट हेड हमने पीछे देख लिया था, ऑब्जेक्ट हेड में से एक्सपेंडिचर को इनकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, प्राइमरी ऑन अप्रोप्रिएशन एंड रीअप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है जो है रिस्ट्रिक्शंस जो लगती हैं अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन में उसके रिगार्डिंग। 1 ओमनीबस रिस्ट्रिक्शंस होती है। 2 परमिसिबल ओनली विद द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। 3 विच आर विद इन द पावर्स ऑफ डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के लेवल पे ही उसको कर सकते हैं। ऑप्शंस आर A1 and 2 ओनली, B2 and 3 ओनली, C1 and 3 ओनली, D ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज D ऑल ऑफ द अबव। तीनों तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन अप्रोप्रिएशन एंड रीअप्रोप्रिएशन।
एप्रोप्रिएशन मीन्स अलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर मीटिंग अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, पीछे देख लिया कई बार। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। रीएप्रोप्रिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड, ये भी देख लिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ओमनीबस रिस्ट्रिक्शंस यानी टोटली इनएडमिसिबल, परमिसिबल विद द अप्रूवल ऑफ फिनेंस मिनिस्ट्री एंड विच आर विद इन द पावर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। इस तरह की 3 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच द फॉलोइंग इज एन ओमनीबस रिस्ट्रिक्शंस। अब ओमनीबस रिस्ट्रिक्शन जो पीछे वाले पढ़ी थी पहली वाली, इसमें से कौन कौन सा ओमनीबस रिस्ट्रिक्शंस में आता है। 1, एन एक्सपेंडिचर नॉट सैंक्शनड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 2, एन एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस नॉट इंक्लूडेड इन द बजट। 3, from capital sector to revenue sector. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. सारी की सारी restrictions हैं ये ओमनीबस रिस्ट्रिक्शन के अंडर में। अब ओमनीबस रिस्ट्रिक्शंस को देख लेते हैं। 1, to meet the expenditure from and to travel abroad of scientists, यानी साइंटिस्ट जो बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं अब्रॉड में, उसके लिए कोई हेड नहीं होता और उनको कराया नहीं जा सकता किसी भी हेड के थ्रू, उसके लिए अलग से फंड सेंक्शन करना होता है, तभी उसको अब्रॉड भेज सकते हो आप। एन एक्सपेंडिचर नॉट सेंक्शन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक्सपेंडिचर को सेंक्शन नहीं किया तो आप उस एक्सपेंडिचर को कर नहीं सकते हो जब तक कि उससे सेंक्शन नहीं करा लोगे। फंड्स फ्रॉम सैलरी शुड नॉट बी रीअप्रोप्रिएटेड टू एनी अदर हेड। अब ये याद रखने वाली बात है कि सैलरी फंड का पैसा किसी और फंड में नहीं जा सकता किसी भी सिचुएशन में। टू मीट an expenditure on public work which did not get administrative approval or expenditure sanction or technical sanction, कि जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिला हुआ है या फिर एक्सपेंडिचर सेंक्शन या फिर टेक्निकल सेंक्शन, मतलब जिसके टेक्निकलिटीज़ को पास नहीं किया गया है, उस पर पब्लिक वर्क पे एक्सपेंडिचर को खर्च नहीं किया जा सकता कि जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं ले लिया जाएगा। टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क नॉट प्रोवाइडेड इन बजट विच इज़ कॉस्टिंग 50 lakhs एंड अबव, कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा हो पब्लिक वर्क का जो कि भले ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने प्रोवाइड करा दिया हो लेकिन जो बजट में नहीं था ओरिजिनली और 50 लाख से ऊपर अमाउंट का है तो उसको सेंक्शन नहीं कर सकते। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जो पावर होती है बजट के अलावा भी सेंक्शन करने की छोटे मोटे एक्सपेंडिचर के लिए होती है, 50 लाख से ऊपर एक्सपेंडिचर को तो आप कर ही नहीं सकते हो। एन एक्सपेंडिचर ऑन न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस नॉट इंक्लूडेड इन बजट, अब कोई न्यू सर्विस को आप ऐड करना चाहते हो तो आपको बजट में ही उसको पहले मेंशन करना पड़ेगा कि हम एक न्यू सर्विस या न्यू पॉलिसी लाना चाहते हैं और उसके लिए हमें फंड्स चाहिए। अगर आप बीच में स्टार्ट करके और पैसे को निकालना चाहोगे तो पॉसिबल ओमनीबस रिस्ट्रिक्शन है, आप उसको नहीं निकाल सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे ओमनीबस रिस्ट्रिक्शंस के, इनको याद कैसे रखना है क्योंकि आगे और भी पॉइंट्स आएंगे तो इसको ये 6 पॉइंट है, इनकी एक ट्रिक है। साइंटिस्ट नॉट सैंक्शन सैलरी टू पब्लिक फॉर न्यू सर्विस, ठीक है, साइंटिस्ट है उन्होंने पब्लिक को सैलरी सेंक्शन नहीं की न्यू सर्विस के लिए, तो इसको अच्छे से याद कर लो। साइंटिस्ट नॉट सैंक्शन सैलरी टू पब्लिक फॉर न्यू सर्विस। अब साइंटिस्ट मीन्स ट्रैवल अब्रॉड ऑफ साइंसेस, साइंटिस्ट नॉट सैंक्शन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सैलरी यानी कि फंड फ्रॉम सैलरी कैन नॉट बी रीअप्रोप्रिएटेड, टू पब्लिक यानी कि इसमें 4 और 5 2 पॉइंट आ रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के नहीं हो सकता और दूसरा 50 लाख से ऊपर का तो हो ही नहीं सकता, एंड फॉर न्यू सर्विस कोई भी न्यू सर्विस ऐड करने के लिए। तो ये 6 पॉइंट हो गए ओमनीबस रिस्ट्रिक्शंस के। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनीबस रिस्ट्रिक्शन। 1, to meet an expenditure of 1 grant of charge expenditure from other grant of charge expenditure. 2, funds from salary should be reappropriated to only wages head. 3, to meet an expenditure on public work not provided in budget which is costing 50 lakhs and above. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is C1 and 3 only, यानी फंड्स फ्रॉम सैलरी शुड बी रीअप्रोप्रिएटेड टू ओनली वेजेस हेड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सैलरी से तो हम कहीं कर ही नहीं सकते, हमने पीछे देख लिया था। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, to meet an expenditure of 1 grant of charge expenditure from other grant of charge expenditure. 7, to meet whatever expenditure from charge expenditure and vis-a-vis, यानी कि हम एक चार्ज एक्सपेंडिचर के हेड से दूसरे में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते और वो टेबल से चार्ज में नहीं कर सकते, चार्ज एक्सपेंडिचर से वो टेबल में भी नहीं कर सकते, ये सब उलटफेर पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। 8, फ्रॉम कैपिटल सेक्टर टू रेवेन्यू सेक्टर, अब कैपिटल से रेवेन्यू सेक्टर में भी नहीं कर सकते। अभी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कैपिटल सेक्टर में जो हमारा फंड होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और रेवेन्यू सेक्टर में होता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए। अब आपने
किसी बड़े प्रोजेक्ट के पैसे को निकाल के रेवेन्यू सेक्टर में डाल दिया, यानी खा पी के उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही, तो एक तरह से पैसे को बर्बाद करने वाली बात होगी ना। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपने कुछ पैसे रख रखे थे घर में बाइक लाने के लिए, एक बाइक खरीदनी है आपको, लेकिन आपने उसमें से पैसे निकाल के पार्टी कर ली, और अब जो पैसा ख़त्म हो गया, बाइक नहीं आ पाई, तो क्या वो अलाउ है? मतलब वो पैसा तो वेस्ट ही हो गया ना, बाइक भी नहीं आ पाई। तो वो कैपिटल सेक्टर था जिससे आप एसेट बना रहे थे, एक बाइक ला रहे थे, लेकिन रेवेन्यू में लाके आपने उसको खराब कर दिया। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कैपिटल से रेवेन्यू में अलाउ नहीं करती है। नो रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम फंड्स अलॉटेड टू एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स फॉर नॉन एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सटर्नली एडेड फंड जो होते हैं उनको हम रीअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते नॉन एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि जो बाहर से हमें एडेड प्रोजेक्ट होते हैं, और एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद फाइनेंस करती है, एक और दूसरे होते हैं जो एक्सटर्नली एडेड होते हैं, जो वर्ल्ड बैंक वगैरह करती हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह करती हैं। तो इनके पैसे को एक दूसरे के पैसे में हम नहीं डाल सकते। एक्सटर्नली एडेड फंड को क्यों डालेंगे? वो तो बाहर से है ना, उसको अगर हमने पैसा डाल दिया तो वो तो जो बाहर की बॉडीज़ हैं वो तो ये बोलेंगे कि हमने पैसा खर्च किया, हमारा पैसा है, तो मतलब ये तो हमारा प्रोजेक्ट है, सारा क्रेडिट तो बोले जाएंगे, जबकि पैसा हमने भी डाला है। इसलिए हम उनके प्रोजेक्ट में अपना पैसा नहीं डालते। अगर उनका प्रोजेक्ट है तो पूरा का पूरा वही लोग उसको करते हैं। और इन पॉइंट्स को कैसे याद रखेंगे, इन 4 पॉइंट्स को? तो इसके लिए ट्रिक है 1 ग्रांट ऑफ वोट फ्रॉम कैपिटल एक्सटर्नली, ये ट्रिक याद रख लो। तो 1 ग्रांट यानी कि 6 पॉइंट होगा, 1 ग्रांट ऑफ चाइल्ड एक्सपेंडिचर टू अदर, और ऑफ वोट मतलब वोटेबल एक्सपेंडिचर चाइल्ड एक्सपेंडिचर वाला हो गया, फ्रॉम कैपिटल सेक्टर से रेवेन्यू सेक्टर वाला हो गया, एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट होते हैं, नॉन एक्सटर्नली वो वाले हो गए। तो ओमनीबस रिस्ट्रिक्शंस के 9 पॉइंट हैं, और उनको हमें याद रखने के लिए हमारे पास 2 ट्रिक हो गई हैं। पहली है साइंटिस्ट नॉट सैंक्शन सैलरी टू पब्लिक फॉर न्यू सर्विस, और दूसरी ट्रिक हो गई 1 ग्रांट ऑफ वोट फ्रॉम कैपिटल एक्सटर्नली। मुझे पता है थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना बहुत मुश्किल होता है, और इनमें से हर एक एग्जाम में आते हैं। और ये तो सिर्फ अभी हमने ओमनीबस वाले पढ़े हैं, अभी हम जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल वाले करेंगे, फिर सेक्रेटरी वाले करेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं और एक दूसरे में घुस जाते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको एग्जाम टाइम में रिकॉल करना कि कौन सा ओमनीबस है और कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला है। तो उससे बेटर है कि एक बार इस पर एक्सरसाइज करके वो अच्छे से इन ट्रिक्स पर दिमाग लगा लो, और अगर आप बैठोगे तो आधे घंटे में अच्छे से हो जाएंगी सारी की सारी ट्रिक्स। तो उसके बाद ये रहेगा कि आपको एकदम क्लियर रहेगा, आपके दिमाग में ये स्टोरी आ रहेगी 1 ग्रांट ऑफ वोट फ्रॉम कैपिटल एक्सटर्नली, बात खत्म हो गई वहीं पर। आपसे क्वेश्चन बच के जा ही नहीं सकता, और क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, ऐसा नहीं है कि आ सकता है। इनमें से तीनों में से कम 1-2 क्वेश्चन हर बार फंसता ही फंसता है। इसलिए इसको करने का जो सिंपलेस्ट तरीका था वो यही था, और सिंपलेस्ट ट्रिक भी समझ में आ रही थी, यही आ रही थी। कोई ऐसी ट्रिक बनाना जो कि बहुत लंबी हो 9 पॉइंट्स की, वो और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तोड़ के 2 पार्ट में बनाई है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर एफर्ट डालना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रीअप्रोप्रिएशन? रीअप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, इफ द रीअप्रोप्रिएशन हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ टोटल बजट प्रोविजन बाय मोर देन 25% ऑफ टोटल प्रोविजन or rupees 5 crore, it should be reported to parliament. B, if such an order is issued after the dispatch of last set of supplementary demands, prior approval of secretary expenditure should be obtained. C, both A and B. D, none of the above, and the right answer is C, both A and B. बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। If under a subhead the reappropriation has resulted in the increase of total budget provision by more than 25% of provision or rupees 5 crore, whichever is more, it should be reported to parliament along with the last batch of supplementary demand. आपने एक हेड में पैसा दूसरे हेड से डाल दिया, सपोज उस हेड का पैसा था 60 लाख रुपए, आपने दूसरे हेड से उसमें डाल दिया 20 लाख रुपए, ज़रूरत थी तो 80 लाख रुपए हो गए। और 60 लाख से 20 लाख ना कितना परसेंट बढ़ गया आपका? लगभग आपका 33% बढ़ गया, जबकि 25% से ज़्यादा बढ़ रहा है, और 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ से ज़्यादा, तो जो भी होगा ज़्यादा होगा, 5 करोड़ से ज़्यादा होगा या 25% से ज़्यादा होगा। तो उसमें आप लास्ट सेट ऑफ डिमांड्स जो होते हैं, क्योंकि डिमांड का पैसा बार बार मिलता है आपको, 3-4 बार में मिलता है, तो लास्ट सेट ऑफ डिमांड जब भेजोगे तो उसमें पार्लियामेंट को रिपोर्ट करोगे कि हमने इस साइड में पैसा ज़्यादा डाल लिया है, मतलब जो है बहुत ज़्यादा अनयूजुअली ज़्यादा हो गया, इसको ये माना जाता है। इफ़ सच एन ऑर्डर इज इशूड आफ्टर द डिस्पैच ऑफ लास्ट सेट ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड, और एक्सपेंडिचर तब हुआ है जबकि लास्ट सेट ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड भी भेज दी गई हैं। प्रायर अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर शुड बी ऑब्टेन, तो फिर आप सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर के अप्रूवल के लिए भेजोगे फाइल को कि हमें ये करना है और ये हमारा 25% की लिमिट को ब्रीच कर रहा है या फिर 5 करोड़ से ऊपर का इंक्रीज हो रहा है उस डिमांड में, तो फिर हमें करने का नहीं करना, तो आप जो है जस्टिफाई करोगे सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर को, उनके अप्रूवल के बाद ही कर सकोगे। तो एक बार फिर से समराइज करें,
तो किसी भी हेड में अगर आप पैसा डाल रहे हैं दूसरे हेड से और वो पैसा 5 करोड़ रुपए से ऊपर हो रहा है या फिर 25% से ग्रांट से जो टोटल था उससे 25% से ऊपर हो रहा है, तो फिर आपको उसको लास्ट सेट ऑफ डिमांड के लिए जब आप लेटर भेजोगे तो उसमें ये भी लिखोगे कि हमने इसको रीअप्रोप्रिएट कर दिया और इसमें 5 करोड़ से ऊपर का हमारा पैसा ऐड हो चुका है। या फिर अगर वो लास्ट सेट ऑफ डिमांड भी आप ऑलरेडी भेज चुके हो तो फिर सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर से पहले अप्रूवल लेने के बाद ही खर्च करोगे। इसमें ये नहीं है कि उनको सिर्फ इन्फॉर्म करना है, अप्रूवल लेना है प्रॉपर, तभी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिसिबल ओनली विद द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल से हम कर सकते हैं। 1 फॉर एंड फ्रॉम सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। 2 प्लान टू नॉन प्लान सच दैट फ्रॉम डेवलपमेंट टू नॉन डेवलपमेंटल। 3 टू ऑगमेंट सेक्रेटेरियल एक्सपेंडिचर। 4 to augment the salary, wages, office expenses and other charges taken together. Options are A1, 2 and 3 only, B1, 2 and 4 only, C1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ये सारे एक्सपेंडिचर हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल से कर सकते हैं। ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो कि नॉर्मल कोर्स में अलाउड नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल ले लोगे तो आप उस एक्सपेंडिचर को कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं। 1, Central government can appropriate funds from allied primary units like major work, minor work, maintenance, tool, etc. within the same grant. However, no reappropriation from or to suspense head relating to public expenditure। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्राइमरी यूनिट्स जैसे मेजर वर्क, माइनर वर्क, मेंटेनेंस है, इसमें से एक यूनिट से दूसरे में पैसे को डाल सकते हैं, लेकिन जो भी रीअप्रोप्रिएशन होगा सस्पेंस हेड में से नहीं किया जाएगा। 2 फ्रॉम मेजर वर्क टू अदर यूनिट्स, ऊपर ही देख लिया प्राइमरी यूनिट्स में से कर सकते हैं, तो मेजर वर्क भी प्राइमरी यूनिट है तो उसमें से कर सकते हैं। 3 फॉर एंड फ्रॉम सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। सीक्रेट सर्विस होता है उसमें पैसा हम डाल भी सकते हैं, उसमें पैसा निकाल भी सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट सर्विस का हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम डिफाइन तो करते नहीं है। जैसे हमारी रॉ है या IV है, उनके हम खर्चे को थोड़ी डिफाइन करते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ पैसा लगाते फिरते हैं। ज़रूरत होती है तो उसमें डाल देते हैं और ज़रूरत नहीं होती तो निकाल लेते हैं। प्लान टू नॉन प्लान, और प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तो वो हो गया डेवलपमेंटल। और नॉन प्लान हो गया जैसे आपने रिपेयरिंग करवाई, किसी फ्लाईओवर की रिपेयरिंग करवाई, रिवर्स की सफाई की करवाई, तो इससे क्या होता है कि आपका एसेट क्रिएट नहीं होती, उसका मेंटेनेंस होता है नॉन डेवलपमेंट। तो प्लान टू नॉन प्लान जो है वो हम कर सकते हैं। पीछे हमने देखा था कैपिटल टू रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का पैसा तो एकदम गड्ढे में गया, किसी काम का नहीं होता, तो उसको तो हमने टोटली रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। लेकिन प्लान टू नॉन प्लान भी जरूरी होता है हमारा, क्योंकि अगर हमने बहुत सारे टॉयलेट बनवाए लेकिन उनका रिपेयरिंग नहीं करवाई तो यूजलेस हो जाएंगे। या हमने कोई नदी है हमारी, उस पर फ्लाईओवर बनवाया लेकिन उसकी रिपेयरिंग नहीं करवाई तो नुकसान हो जाएगा, लोगों की जान जा सकती है, तो इसलिए नॉन प्लान भी हो सकता है। तो प्लान से नॉन प्लान जहाँ भी होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेज दो फाइल को, उनको लगेगा कि जेन्युइन एक्सपेंडिचर है तो अप्रूवल दे देंगे आपको। 5 टू ऑगमेंट सैलरी, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड अदर चार्जेस टेकन टुगेदर। ठीक है, सैलरी वगैरह निकालने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, उसके लिए हम मिनिस्टर फाइनेंस से अप्रूवल लेते हैं कि हमें इतना पैसा सैलरी में देना है इस सब चीज़ के लिए ऑगमेंट करने के लिए। हाउएवर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कैन अप्रोप्रिएट अलाउंस टू द आर्टिस्ट विद इन दिस ग्रुप। और मिनिस्ट्री ऑफ INB में जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी इसी ग्रुप में आते हैं। 6 फ्रॉम एनी प्रोविजन मेड फॉर न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर आप कोई न्यू सर्विस शुरू करना चाहते हो तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लोगे। पहले भी हमने न्यू सर्विस पढ़ा था लेकिन उसमें था विदाउट बजटरी प्रोविजन, कि बजट में प्रोविजन नहीं है फिर तो आप कर ही नहीं सकते हो, ओमनीबस रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर बजट में आपने कर रखा है फिर उसके बाद पैसे भी ले लिए स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग करोगे। 7 एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क कॉस्टिंग 10 लाख एंड मोर बट लेस देन 50 लाख। अब देखो 50 लाख तक के ऊपर का जो था पब्लिक वर्क का एक्सपेंडिचर विदाउट बजटरी सैंक्शन तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन 10 लाख से 50 लाख तक का करना है हमें, 50 लाख से कम लेकिन 10 लाख से ऊपर करना है, तो हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेज सकते हैं और वहाँ से अप्रूवल लेके उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने बजट में नहीं किया था इसलिए हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8 फ्रॉम कैपिटल आउटले टू लोन आउटले और वाइस वर्सा। कैपिटल से हम लोन चुका सकते हैं, क्योंकि लोन भी हमने जो लिया होगा वो भी कोई कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए ही लिया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन भी लेती है तो किसी एसेट को क्रिएट करने के लिए लेती है, तो कैपिटल आउटले से अगर लोन में भी डाल दोगे तो वो भी एसेट क्रिएशन ही है। या फिर लोन से कैपिटल में, अगर लोन लेके अपने कैपिटल में पैसा डाल के कैपिटल बना ली तो वो भी हमारा अलाउ होता है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। टू ऑगमेंट सेक्रेटेरियल एक्सपेंडिचर, सेक्रेटरी का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको भी ऑगमेंट करना है तो हम बना के भेजेंगे, इतना एक्सपेंडिचर आ रहा है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हमें अप्रूवल दे देगी तभी हम कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे,
प्राइमरी मेजर सीक्रेट प्लान टू ऑगमेंट द सैलरी वेजेस ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर न्यू सर्विस फॉर पब्लिक बाय लोन फ्रॉम कैपिटल ऑफ सेक्रेटरीट सर्विस। एक्चुअली इस एक स्टोरी के फॉर्म में याद रख सकते हैं कि जो है वो पैसा नहीं मिल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, तो लोगों ने क्या प्लान बनाया, एक प्राइमरी मेजर सीक्रेट प्लान बनाया कि सैलरी वेजेस और ऑफिस एक्सपेंसेस हम कहाँ से निकालेंगे। तो जो नई सर्विस हम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए, पब्लिक के लिए, तो लोन ले लेंगे कैपिटल से, सेक्रेटेरिएट की उससे। यानी फिर से समझते हैं कि हमें कुछ न्यू सर्विस स्टार्ट करनी थी पब्लिक के लिए, लेकिन उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पैसा नहीं मिल रहा था, तो उसके ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो हमने एक प्राइमरी मेजर सीक्रेट प्लान बनाया कि हम सैलरी वेजेस और ऑफिस एक्सपेंसेस ऑगमेंट करेंगे नई सर्विस के लिए, पब्लिक के लिए, जो है कि हम कैपिटल में से लोन ले लेंगे, जो कैपिटल पड़ी हुई है सेक्रेटेरिएट की जो कैपिटल है उसमें से उसके ऊपर हम लोन ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा प्राइमरी मेजर सीक्रेट प्लान था। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, प्राइमरी मतलब प्राइमरी यूनिट से जो है फंड को हम अप्रोप्रिएट और री अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, इसमें याद रखना सस्पेंस में से नहीं कर सकते। मेजर मतलब मेजर वर्क टू अदर यूनिट्स में होता है। सीक्रेट मतलब सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर हो गया। प्लान से प्लान एंड नॉन प्लान हो गया, प्लान टू नॉन प्लान। और टू ऑगमेंट सैलरी वेजेस ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा एज इट इज है, सैलरी वेजेस एक्सपेंसेस हो गया, और इसमें आई एंड बी के आर्टिस्ट भी इंक्लूड होते हैं, याद रखना है। फॉर न्यू सर्विस यानी कि न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस। फॉर पब्लिक यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर 10 लाख से 50 लाख तक का। फ्रॉम बाय लोन फ्रॉम कैपिटल, लोन कैपिटल से कैसे आएगा आपका, पर नेक्स्ट पॉइंट हो गया फॉर सेक्रेटेरिएट, और सेक्रेटरी मतलब ऑगमेंट सेक्रेटेरिएट सर्विस। तो इस तरह से हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल वाले पॉइंट्स जो हैं कवर हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, विच द फॉलोइंग इज परमिसिबल विद द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। इनमें से भी कौन सा अप्रूवल जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के से हो जाएगा। 1, टू मीट एन एक्सपेंडिचर ऑन वर्क्स इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ द लिमिट सब्जेक्ट टू द सेविंग अवेलेबल अंडर द सेम वर्क हेड। 2, एक्सपेंडिचर टू ऑगमेंट OTA ओवर टाइम अलाउंस। 3, no diversion of funds for travel expenses even from secretariat expenses, similarly from any head to secretariat expenses. 4, to increase the provision under travel expenses exceeding 10% of the existing provision. Options are A 1, 2 and 3 only, B 1, 2 and 4 only, C 1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं, 9 पॉइंट पहले देखे थे, 4 पॉइंट और आ गए फिर से। To meet an expenditure of work in excess of 15% of the limit subject to saving available under the same work head, यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर था उसमें 15% हम एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं जो लिमिट थी उससे, लेकिन वो उसमें उसके हेड के अंदर पैसा पड़ा होना चाहिए। 11, एक्सपेंडिचर टू ऑगमेंट ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस अगर हमें देना है तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल चाहिए। अगर हमारा किसी एक्सपेंडिचर के हम जितना पैसा लिया था उस पर हमारा पैसा 15% तक खर्च हो रहा था तो कोई जरूरत नहीं है। अगर 15% से ऊपर खर्चा हो रहा है तो फिर हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। नो डाइवर्जन ऑफ फंड्स फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस इवन फ्रॉम सेक्रेटेरिएट एक्सपेंसेस, सिमिलरली फ्रॉम एनी हेड टू सेक्रेटेरिएट एक्सपेंसेस। जो हमारा सेक्रेटेरिएट एक्सपेंसेस होता है उसमें से हम फंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते और किसी और से ऐड से सेक्रेटेरिएट के एक्सपेंसेस में पैसे को नहीं डाल सकते जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल ना मिल जाए। एंड 13, टू इंक्रीज द प्रोविजन अंडर ट्रैवल एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 10% ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजन। अगर ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हमारा 10% से ज़्यादा जा रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी 4 पॉइंट की, एक्सेस 15% ऑन OTA फॉर ट्रैवल, इससे हमारा ये कवर हो जाएगा। तो एक्सेस 15% यानी 15% हो गया। OTA मतलब एक्सपेंडिचर ऑन OTA फॉर ट्रैवल एक्सपेंडिचर हो गया। और जो है इसमें 2 पॉइंट आ गए हमारे। एक तो हमारा हो गया कि फंड जो है ट्रैवल एक्सपेंसेस के फंड को डाइवर्ट नहीं करेंगे, और 10% से ऊपर जो है करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल वाले भी कवर हो गए। तो हमारे ओमनीबस हो गए और ये हो गए। ये थोड़ा भारी पड़ रहा होगा, मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन इनको ये बहुत ही मुश्किल होता है और यूजुअली लोग इसको बिना करे ही चले जाते हैं। आप लोगों को मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार इन 2-3 क्वेश्चन को सुन लोगे लगातार बैक टू बैक, और चाहोगे तो लिख लोगे, तो फिर आपका ये ईजीली हो जाएगा। और 2-3 दिन आप इसको रिवाइज करोगे तो आपके पक्का 1-2 नंबर श्योर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट। अब सेक्रेटरी लेवल की बात आई, कौन सा एक्सपेंडिचर सेक्रेटरीट के लेवल पे हो जाता है। 1, टू मीट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर टू प्लान एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। 2,
increase in travel expenses up to 10% of total provision. 3, any expenditure on public work costing less than 10 lakhs if included in the budget. Options are A 1 and 2 only, B 2 only, C 1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is B 2 only. यानी 1 and 3 are wrong statement. एक बार देख लेते हैं. Expenditure where secretary is competent. From non-plan to plan if no foreign exchange is involved. देखो नॉन प्लान टू प्लान तो हम कर सकते हैं. नॉन प्लान मतलब हमारा पैसा मेंटेनेंस वगैरह का था, उससे हमने कोई नई एसेट क्रिएट कर दी, तो अच्छी बात है ना, बढ़िया बात है, तो सेक्रेटरी को परमिशन है. फ्रॉम प्लान टू प्लान ये भी कर सकते हो, कोई बात नहीं. एक प्लान का पैसा बच रहा है, एक प्लान एक्सपेंडिचर का, तो हमने दूसरे प्लान एक्सपेंडिचर में लगा दिया, ये भी अच्छी बात है. पैसे को ख़राब तो नहीं किया, पैसे को बनाया ही है. तीसरा, इंक्रीज इन ट्रैवल एक्सपेंसेस अप टू 10% ऑफ द टोटल प्रोविजन. हमने देखा था कि 10% से ऊपर का अगर एक्सपेंडिचर होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल होता है. 10% से कम होगा तो सेक्रेटरी ही अलाउ कर सकता है. 4, एनी एक्सपेंडिचर पब्लिक वर्क कॉस्टिंग लेस देन 10 lakhs इवन इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बजट. अब 10 लाख हो गया, उससे कम का हो गया तो सेक्रेटरी के अप्रूवल से हो जाएगा. और हमने 3 चीज़ देखी थी, 50 लाख से ऊपर का होता है तो हम कर ही नहीं सकते, 10 लाख से 50 लाख तक का होता है तो हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल से कर सकते हैं, और 10 लाख से कम का है तो सेक्रेटरी के अप्रूवल से कर सकते हैं. तो अलग अलग लिमिट है. क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रैवलिंग अब्रॉड. अब ट्रैवलिंग अब्रॉड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक रिवीजन क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन का एक बार ढंग से आंसर देना. 1, ट्रैवल अब्रॉड बाय साइंटिस्ट इज कंप्लीटली इनएडमिसिबल. 2, if traveling abroad expenses in respect of other than scientist is more than 10% of the expenditure sanctioned, it can be allowed with the approval of secretary of the department. 3, traveling abroad expenses less than 10% of the expenditure sanctioned is permissible without any restrictions. Options are A1 only, B1 and 2 only, C1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is A1 only. 2 and 3 ऑफ दिख ही रहा वो गलत हो गया है. पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि 10% से ऊपर हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में करते हैं तो उसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से लेना होता है. 10% से नीचे का होता है तो हम सेक्रेटरी के अप्रूवल से करते हैं. विदाउट परमिशन का हो तो मतलब ही नहीं बनता. तो ट्रैवलिंग अब्रॉड के 3 पॉइंट होते हैं. ओमनिबस रिस्ट्रिक्शन टू मीट एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड टू ट्रैवल अब्रॉड ऑफ साइंटिस्ट. ठीक है, हमने देख लिया था कि साइंटिस्ट का जो होता है ट्रैवलिंग का होता है अब्रॉड का, वो ओमनिबस है. परमिसिबल ओनली विद द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री टू इंक्रीज द प्रोविजन अंडर ट्रैवल एक्सपेंसिस एक्सीडिंग 10% ऑफ द एक्जिस्टिंग प्रोविजन. ये भी देख लिया था कि 10% से ऊपर का ट्रैवलिंग पर खर्चा होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए. एंड वेयर सेक्रेटरी इज कॉम्पिटेंट इंक्रीज इन ट्रैवल एक्सपेंसेस अप टू 10% ऑफ द टोटल प्रोविजन. ये भी देख लिया था कि 10% तक का एक्सपेंडिचर हम जो है सेक्रेटरी के अप्रूवल से कर सकते हैं टोटल बजटरी एलोकेशन के अलावा. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, plan to non-planned expenditure is permissible with the approval of Department of Expenditure. 2, non-planned to planned expenditure can be augmented with the approval of the secretary if no forex is involved. 3, planned to planned expenditure can be augmented with the approval of Ministry of Finance if no forex is involved. Options are A1 only, B1 and 2 only, C1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is B1 and 2 only. यानी प्लान टू प्लान एक्सपेंडिचर कैन बी ऑगमेंट विद द अप्रूवल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हमने गलत है. हमने देख लिया था कि नॉन प्लान से प्लान और प्लान टू प्लान तो हम सेक्रेटरी के अप्रूवल से ही कर सकते हैं. तो ये था हमारा फ्रेंड्स आज का वीडियो. थैंक यू, थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग. आज हमने DFPR की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व होता है. इसको मैंने ट्रिक के थ्रू कोशिश की है कि मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकें. हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, आपको 1-2 बार और देखना पड़े, लेकिन ये आपका जितना मैंने पढ़ाया है आपका DFPR आपको डेफिनेटली बहुत गेन देगा एग्जाम्स में. और आगे की 1-2 सीरीज़ और बना के हम DFPR को पूरा ख़त्म कर देंगे. एंड आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू वेरी मच.